हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइफ में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है श्वसन तंत्र। तो यह बुक जो है सो SK झा सर पब्लिकेशन का है। तो हम लोग चलिए इस क्लास में समझते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्ज़ाम में। तो मनुष्य का मुख्यतः श्वसन अंग जो होती है वह क्या होती है, तो वह फेफड़ा होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग जो है वह कौन सा होती है, तो लंग्स होती है। श्वसन मनुष्य जो सांस लेती है वह कितने प्रकार की होती है, तो श्वसन जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक होता है अनोक्सी श्वसन और एक होता है ऑक्सी श्वसन। तो हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो होती है सामान्यतः पौधे में कौन सा श्वसन होता है, तो पौधे जो करते हैं वो ऑक्सी श्वसन करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधे कौन सा श्वसन लेते हैं, ऑक्सी श्वसन लेते हैं तो अनॉक्सी श्वसन लेते हैं। तो पेड़ पौधा जो होता है वह ऑक्सी श्वसन लेता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधे के कुछ भाग जो होती है, जैसे कि फल हो गया, बीज हो गया, अनॉक्सी श्वसन करते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछता है कि फल के पेड़ पौधे का जो भाग होती है कौन सा भाग होती है, जैसे कि फल हो गया और बीज हो गया, वह ऑक्सीजन की कमी के कारण वह कौन सा श्वसन लेती है, तो अनॉक्सी श्वसन लेती है। पौधे में अनॉक्सी श्वसन के दौरान पौधे जब अनॉक्सी श्वसन लेता है उस समय ग्लूकोज के अणु टूटकर इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जिससे से 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे में अनॉक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु को टूटकर क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जिससे 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के कारण फोम या झाग का निर्माण होता है, जो जानवरों में नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन जो है, अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज जो से टूटकर इथाइल अल्कोहल का निर्माण करती है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है C2H5OH होता है, निर्माण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है मुक्त होती है उसके, जिससे क्या होती है, 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होती है। कुछ सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, अनॉक्सी श्वसन समान रूप से किया जाता है, जिसे किण्वन कहा जाता है। तो कुछ सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया हो गया और कवक हो गया, जैसे जीवाणु और कवक जो होती है, अनॉक्सी श्वसन समान रूप से किया जाता है, जिसे किण्वन कहते हैं। तो जो जीवाणु जो होती है और कवक जो होती है वह अनॉक्सी श्वसन लेता है, जिसे किण्वन कहते हैं। अब देखते हैं जीवों में श्वसन, तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखना है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो सामान्यतः जानवर जो होती है वह क्या करती है, सभी ऑक्सी श्वसन लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन की कमी के कारण मांसपेशियों में अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा ग्लूकोज के अणु टूटकर लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं तथा ATP ऊर्जा मुक्त होती है। तो लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण मसल में दर्द का एहसास होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि सामान्य जितना भी जानवर जो होता है, एनिमल्स जो होता है, वह कैसा श्वसन लेता है, तो ऑक्सी श्वसन लेता है, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन की कमी के कारण मांसपेशियों में अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है। तो जब अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है तो उस समय क्या होती है, ग्लूकोज का अणु टूटकर
लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। जब लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं तब एटीपी ऊर्जा जो होती है वह मुक्त होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसल में दर्द करना यानी मांसपेशियां का दर्द होना किसके कारण, तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, जिसे हम लोग मसल्स फैटिग्यू कहा जाता है, जिसे मसल फैटिग्यूस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मसल में दर्द का एहसास होता है तो उसे मसल फैटिग्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनोक्सी श्वसन के दौरान जितने O2 की कमी होती है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो हम लोग समझ गए थे अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन, ठीक है। लेकिन अनोक्सी श्वसन के दौरान, ठीक है, अनोक्सी श्वसन के दौरान, तो अनोक्सी श्वसन के दौरान जितने ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं, यहाँ तक हम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मानव शरीर का जो मनुष्य का श्वसन का मुख्य अंग जो है वह फेफड़ा है। श्वसन जो होती है सो दो प्रकार की होती है, अनोक्सी श्वसन होती है और ऑक्सी श्वसन होती है। पेड़ पौधे में जो श्वसन होती है वह ऑक्सी श्वसन होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है तो जो पेड़ के कुछ भाग होता है, फल तथा बीज, वह सब अनोक्सी श्वसन करने लगते हैं, जिसके कारण से ग्लूकोज के अणु टूटकर इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग पढ़ें कि सभी जानवर जो होती है वह क्या करती है, ऑक्सी श्वसन करते हैं। जितना भी जानवर लोग होते हैं वह सभी कैसा श्वसन लेते हैं, तो ऑक्सी श्वसन लेते हैं, जिनमें से कभी कभी ऑक्सीजन के कमी के कारण मांसपेशियों में अनोक्सी श्वसन की क्रिया होने लगती है, जिसके कारण से ग्लूकोज के अणु टूटकर लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं और एटीपी जो है ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसल में यानी कि मांसपेशियां का दर्द होना तो लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण, और अनोक्सी श्वसन के दौरान जितने भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन मतलब बिना ऑक्सीजन के। तो ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीजन की कमी में, तब वह क्या करती है, लैक्टिक एसिड और 2 ATP का निर्माण करती है। जो 2 ATP जो होती है ऊर्जा मुक्त होती है और लैक्टिक एसिड का निर्माण करती है। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होती है? जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो कैसे कहते हैं? ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे से ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने से ग्लूकोज के एक अणु से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखते हैं ऑक्सी एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, ऑक्सी श्वसन जो होती है वह कितने प्रकार की होती है, तो ऑक्सी श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक होता है ग्लाइकोसिस और एक होता है कर्ब्स साइकिल। तो ग्लाइकोसिस की क्रिया जो होती है वह कहाँ पे संपन्न होती है, तो साइटोप्लाज्मा में संपन्न होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लाइकोसिस की क्रिया जो होती है वह कहाँ पे संपन्न होती है, तो साइटोप्लाज्मा में संपन्न होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 4 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें से 2 ATP ऊर्जा खर्च होता है तथा शेष 2 ATP बचता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लाइकोसिस की क्रिया कहाँ पे होती है, तो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्ब्स साइकिल का क्रिया जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में संपन्न होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्ब्स साइकिल की क्रिया कहाँ पे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु द्वारा कुल एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। कुल जो होती है वह 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के द्वारा कुल कितना ऊर्जा का निर्माण होती है? तो 38 एटीपी की ऊर्जा निर्माण होती है। एटीपी को क्या कहा जाता है? तो एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं मनुष्य में श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो मनुष्य में श्वसन से संबंधित जो अंग जो है वह क्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका श्वसन का मुख्य अंग जो है वह क्या है? तो लंग्स यानी कि फेफड़ा है। ठीक है, मनुष्य में श्वसन से संबंधित अंगों में जैसे कि नोज हो गया, नाक हो गया, लायरिंग्स हो गया, गला हो गया, श्वास नली जिसे ट्रैकिया कहते हैं, और ब्रोंचस जिसे फेफड़ा कहते हैं, तथा लंग्स को शामिल किया जाता है। ठीक है, नोज, लायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंचस और लंग्स को शामिल किया गया है। अब हम लोग देखते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे ये क्या है? ब्रोंचस है। ठीक है, ये जो है वह क्या है? ब्रोंचस है। ये लायरिंग्स है यानी कि जिसे बोलते हैं जिसे गला बोलते हैं, तो ये लायरिंग्स है। क्या है? लायरिंग्स जिसे गला बोलते हैं। नोज मतलब नाक हो गया ये। ठीक है, ट्रेकिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्वास नली। तो और ब्रोंचिस जो कि फेफड़ा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और ये जो इसे क्या है? ये जो इसे क्या है? ब्रोंचिस, ये फेफड़ा है, और ये हो गया लंग। ठीक है, ये लंग हो गया, लेफ्ट लंग। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रीथिंग जो होती है श्वास लेने की, इसके अंतर्गत दो क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि सांस का अंदर लेना, इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है? सांस का अंदर लेना। तो इंस्पिरेशन के दौरान अंदर ली गई हवा में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल होते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति सांस लेती है तो उनमें से ऑक्सीजन शामिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है और नाइट्रोजन शामिल होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मनुष्य श्वसन लेता है, तो सांस जब लेता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी % होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, और नाइट्रोजन का मात्रा 78% होती है सांस लेने के दौरान। लेकिन जब व्यक्ति सांस को बाहर छोड़ता है, बाहर निकालता है, उस बाहर निकलने वाली हवा में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उस समय शामिल जो होता है सो वहाँ भी ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन होता है। लेकिन छोड़ने की समय ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वह 16 से 17% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वह 4% होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वह 78% होती है। तो हम लोग देख लिए कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है यानी छोड़ने की समय और लेने की समय कितना % है? तो 78% है। ठीक है, यानी कि छोड़ने और समय के लिए जो से सेम है नाइट्रोजन की मात्रा। अब देखते हैं विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग जो होती है वह अलग अलग होती है। जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं कि अमीबा जो होती है सो वह श्वसन कैसे लेती है? तो अमीबा जो होती है वह शरीर के सतह द्वारा श्वसन लेता है। केंचुआ जो होती है वह भी शरीर के सतह या तो त्वचा। तो केंचुआ सांस कैसे लेती है? तो त्वचा के माध्यम से। अमीबा कैसे लेती है? त्वचा के माध्यम से। ठीक है, ठीक। जो कीट जो होती है, कीट वह श्वसन सांस कैसे लेती है? तो ट्रेकिया की माध्यम से। जीवाणु सांस कैसे लेती है? तो जीवाणु
मीसोसोम के माध्यम से सांस लेती है। ठीक इसी प्रकार से सरीसृप जो होती है, सरीसृप सांस जो लेती है वह किसके माध्यम से लेती है? तो फेफड़े के माध्यम से सांस लेती है। पंछी जो होती है वह भी फेफड़े के माध्यम से फेफड़े के माध्यम से सांस लेती है। कोई भी स्तनधारी हो गया, स्तनधारी क्या हो गया? जो कि बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, जो कि बच्चे को जन्म देती, दूध पिलाती, उसे स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी जो सांस लेती है किसके द्वारा लेती है? फेफड़े के द्वारा लेता है। लेकिन मछली का सांस लेने का जो होता है अंश कौन सा होता है? तो गलफड़ा होता है, यानी गलफड़ा के द्वारा मछली सांस लेती है। और मेढक जो हो गया, सो मेढक जो है सो मेढक जो है त्वचा के माध्यम से भी सांस लेता है, फेफड़ा के माध्यम से भी सांस लेता है और मुख गुहा के माध्यम से भी सांस लेता है। तो डिपेंड करता है कि यह कौन कौन सा सतह पर है, ठीक है। तो मैं पूछेगा कि मेढक किस प्रकार की सांस लेता है? तो त्वचा हो गया, मुख गुहा हो गया और फेफड़ा हो गया। तो तीनों प्रकार से वह सांस लेता है। अब हम लोग देखते हैं श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में श्वसन का दर का मान जो होता है सो कितना होता है? तो 16 से 18 प्रति मिनट होता है। लेकिन नवजात शिशु में 29 से 32 प्रति मिनट क्यों होता है? तो नवजात शिशु में 29 से 32 प्रति मिनट होता है। क्योंकि नवजात शिशु जो होती है वो नया नया चेहरा देखते रहता है, कभी इसके पास जाता है कभी उसके पास चले जाता है, इसलिए उसका श्वसन दर जो है वह अधिक होती है, यानी कि 29 से 32 प्रति मिनट होती है, 29 से 32 बार प्रति मिनट होती है। अब हम लोग देखते हैं कि फेफड़े की क्षमता, तो फेफड़े की क्षमता जो होती है, जैसे कि फेफड़े की कुल क्षमता जो होती है, यह वायु का वह आयतन है जो फेफड़े के द्वारा अधिकतम ग्रहण किया जा सकता है या फेफड़े से बाहर निकाला जा सकता है। तो TLC जो है, टोटल लंग कैपेसिटी, तो फेफड़े की कुल क्षमता कितना होती है? तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का जो फेफड़े की कुल क्षमता जो होती है वह 6000 मिलीलीटर होता है, यानी कि वह उतना सांस ले सकता है। अब हम लोग देखते हैं ज्वारीय आयतन, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम जो होता है ब्रीदिंग के दौरान, इंस्पिरेशन सांस के समय जब श्वसन अंदर लेते हैं तथा एक्सपिरेशन, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं, सांस लेने के समय जब सांस अंदर लेते हैं और एक्सपिरेशन मतलब होता है बाहर छोड़ते हैं, क्रिया में हवा का बाहर तथा अंदर जाने वाला आयतन को क्या कहते हैं? तो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो सांस लेते के समय, सांस लेने के दौरान हवा के बाहर आना और अंदर जाने वाला आयतन को क्या कहते हैं? तो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो उसे ज्वारीय आयतन कहते हैं। और एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का जो टाइडल वॉल्यूम का मान जो होती है वह 500 मिलीलीटर रख सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का जो फेफड़े की कुल क्षमता जो होती है श्वसन लेने की वह 6000 मिलीलीटर होती है और टाइडल वॉल्यूम जो होती है उसका क्षमता कितना होती है? तो 500 मिलीलीटर होती है। अब हम लोग देखते हैं टाइडल वॉल्यूम का वह भाग जो एल्वोली में चला जाता है तो उसे अल्वोली एयर कहते हैं। हवा का यही आयतन गैसें के विनिमय में भाग लेता है। तो टाइडल वॉल्यूम का वह भाग जो हवा की नली में बिना उपयोग के पड़ी रह जाती है उसे डेड एयर कहा जाता है। तो इसका मान जो होती है सो 150 मिली होती है, ठीक है, मिलीलीटर। तो समझिएगा कि डेड एयर किसे कहते हैं?
तो टाइडल वॉल्यूम का वह भाग जो हवा की नली में बिना उपयोग के पड़ी रह जाती है उसे हम लोग डेड एयर कहते हैं, और इसका मान जो होती है सो 150 ml होती है। अब देखते हैं कोपोजिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पोजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिससे से दम घुटने लगता है और व्यक्ति का मौत हो जाता है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और जिससे से दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मौत हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम लोग कोपोजनिंग कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? तो श्लेष्मा झिल्ली सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो होती है वह क्या होती है? तो हीमोग्लोबिन होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आप लोग को मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।